माय डियर, वाइब्रेशन की दुनिया में पहला कदम रखा एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था गैलीलियो, इटालियन मैथमेटिशियन। नाम सुना है आपने? होममेड टेलीस्कोप। ये पहला मेंबर था माय डियर जिसने वाइब्रेशंस की फीलिंग्स को दिखाने की कोशिश करी और एक पेन और पेपर उठाया और उसने बोला आई विल एनालाइज द सिस्टम। इसके पहले किसी ने कोई एनालिसिस नहीं करी थी। अच्छा, जब ये एंटर हुआ माय डियर तो इसको ये फील्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगी एंड नो रेफरेंस वाज अवेलेबल टू हिम, क्योंकि उसके पहले किसी ने एनालिसिस देखा ही नहीं। तो उसको लगा यार ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 थिंग्स का कॉम्बिनेशन है। भाई 3 चीजें तब जब उसमें कोई रोटेटिंग या रिवोल्टिंग पार्ट ना हो, और अगर वो भी है तो फिर 4 चीज। तो उसको लगा ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैंडल द सिस्टम, क्योंकि वो पहली एनालिसिस थी, उसके पहले कुछ भी नहीं हुआ था। तो माय डियर, उसने अपनी एनालिसिस में मैक्सिमम असम्पशंस ली। उसको ये लगा कि अगर हम असम्पशन पे काम करें तो शायद हम कुछ बिहेवियर खोल सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे देखेंगे रियलिटीज के साथ क्या होगा। तो वो इंटर एटॉमिक लेवल पे गया और उसने ये मान लिया था कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक। तो उसने माना माय डियर कि जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसको जीरो मान लिया। जबकि मेरे लाल ये क्लोज टू जीरो था, जीरो नहीं था। ये गैलीलियो ने अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको जीरो अज्यूम किया। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ दैट उसने अनबैलेंस फोर्स को भी निग्लेक्ट कर दिया, जबकि वो भी क्लोज टू जीरो था, जीरो नहीं था। और उसको मेजरली वहां पर 2 ही चीजें नजर आई, मास और स्टिफनेस, और वो इन 2 प्रॉपर्टीज को लेके अपनी एनालिसिस को चालू किया। उसका एम ये था कि हमें ये देखना है कि व्हेनेवर द सिस्टम इज अंडर वाइब्रेशन, ये मास और स्टिफनेस उस वाइब्रेशन में कैसा रोल प्ले करते हैं। And such kind of vibrations were firstly analyzed by none other than Galileo at interatomic level, and he was the first member to say these vibrations are called natural vibrations. और उसने इस वाइब्रेशन का नाम नेचुरल वाइब्रेशन दिया, जो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जब आप इन दोनों फील्ड में परफेक्ट हो जाएंगे, एक नेचुरल वाइब्रेशन की फील्ड में जिसमें मास और स्टिफनेस के रोल है, तो धीरे से मैं तीसरी रियलिटी बढ़ाऊंगा, क्योंकि गैलीलियो ने इसको जीरो मान लिया था ना, जीरो था थोड़ी ना। और आपके पास एक ब्यूटीफुल सोल्यूशन गिरेंगे कि वो सिस्टम जिनके अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, कोई रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है, अंडर अ डिस्टर्बेंस क्या बिहेव करते हैं। और जब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा मेरे लाल, तो चौथी रियलिटी भी इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद तो आपको दिव्य दर्शन मिलेंगे एक रनिंग मशीन के। उसके बाद जब चौथी रियलिटी इंट्रोड्यूस आएगी, तो सीधा मशीन का रिजल्ट आपके सामने है। हम आपको इतना क्लोज ले आएंगे मेरे लाल, बाइक का स्टीयरिंग पकड़ते हो, कुछ झंझनाहट फील होती है, मैं यहाँ दिखाऊंगा वो क्या होगी, इतना क्लोज लेके आऊंगा। फुल्ली प्रैक्टिकल, डू नॉट बी एट एनी पॉइंट एट थ्योरेटिकल पॉइंट। लेकिन अभी नहीं, अभी वहां तक पहुंचने में बहुत देरी है। अभी पहले आपको परफेक्ट होना है इन द फील्ड ऑफ गैलीलियो, जिसमें सिर्फ 2 चीजों का रोल है। उसने ये दोनों चीजें टेम्पररी जीरो मान ली थी, जीरो थी नहीं बट उसने मान ली थी। रीजन सिर्फ एक था, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द एनालिसिस, क्योंकि उसके पहले कोई एनालिसिस हुई नहीं थी, नो रेफरेंस वाज अवेलेबल। पहले 2 से 3 लाइनें लिख लें। द वाइब्रेशंस इन व्हिच देयर इज नो काइनेटिक फ्रिक्शन एट ऑल एज वेल एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स आफ्टर द इनिशियल रिलीज ऑफ द सिस्टम आर नोन एज नेचुरल वाइब्रेशंस। क्या लिखा आप लोगों ने, एक बारी पढ़िए। द वाइब्रेशंस इन व्हिच देयर इज नो काइनेटिक फ्रिक्शन एट ऑल। स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ कंजर्वेटिव फ्रिक्शन जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। काइनेटिक जीरो माना था किसने? गैलीलियो। एज वेल एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स आफ्टर द इनिशियल रिलीज ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान सुने। मतलब एक बार आपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, भाई डिस्टर्ब तो आप करेंगे ना, और छोड़ दिया, उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जो भी है अंदर है, बाहर कुछ नहीं। दे आर नोन एज नेचुरल वाइब्रेशन। क्योंकि एक बार तो डिस्टर्बेंस करेंगे ना, तभी तो कुछ होगा। जब तक हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक कुछ होना ही नहीं, मोशन ही नहीं होना, वाइब्रेशन तो दूर की बात। तो क्या मैं कह सकता हूं किसी भी नेचुरल वाइब्रेटिंग सिस्टम में एट द मैक्सिमम 2 चीजें होंगी। कोई भी नेचुरल वाइब्रेटिंग सिस्टम है माय डियर, एट द मैक्सिमम हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? 2 थिंग्स आर देयर। वन विल बी मास, सेकंड स्टिफनेस, राइट। किसी भी सिस्टम का मास आप किससे दिखा सकते हैं? m से। और स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो क्या है? s, राइट। तो m is the mass of the system, and to represent what? Stiffness, we will be representing the symbol what called s। और बेटा देखो, स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। किसी भी बॉडी की, कल को मान लीजिए आपकी बॉडी की हमें स्टिफनेस मालूम है ना, तो हम आपकी बॉडी को एक स्प्रिंग से दिखा सकते हैं। स्प्रिंग अपने में एक कंपोनेंट भी है, और किसी सिस्टम की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल भी है। काम तो वही करेगा ना यार, चीज तो एक ही। अगर हमको आपकी बॉडी की स्टिफनेस मालूम है तो हम सीधा आपको स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं एनी नेचुरल वाइब्रेटिंग सिस्टम कैन बी ट्रीटेड लाइक अ स्प्रिंग मास सिस्टम?
दुनिया का कोई भी नेचुरल वाइब्रेटिंग सिस्टम है वो एक स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह ट्रीट हो सकता है? कंफर्म? तो कोई भी नेचुरल वाइब्रेटिंग सिस्टम बच्चों हम लोग एक स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जहां एस क्या है? स्टिफनेस ऑफ सिस्टम। अरे स्प्रिंग तो उसके लिए सिंबल यूज कर रहे हैं ना, तो पूरे सिस्टम की स्टिफनेस है यार। और एम क्या है उसका? मास ऑफ सिस्टम। अच्छा सोच के बताइए ये कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम बोलो या मीन बोलो? क्या कितने बच्चे इस बात को सोच सकते हैं कि यार द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन कुछ भी बोले? बिकॉज ऑफ दिस वेट ये मटेरियल पहले ही कुछ खिंच चुका होगा, कुछ तो खिंचा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो mg का वेट है ये बैलेंस होगा sxi से, जहां xi इनिशियल एक्सटेंशन है। अभी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये तो डिस्टर्ब करने के पहले ही आ चुका है। किस पोजीशन पे? बिकॉज ऑफ दिस वेट। और ये दोनों बैलेंस होंगे क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? भाई इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, नेट फोर्स नेट टॉर्क सब जीरो। अब हम इस सिस्टम को यहां से डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब करने के दो तरीके हैं, नीचे भी कर सकते हैं अलोंग द लेंथ, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू सी द लॉन्गिट्यूडिनल सिस्टम अलोंग द लेंथ। इसको डिस्टर्ब करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लाल, इक्वेशन सेम आनी है चाहे तुम कहीं डिस्टर्ब करो। हाँ बस जो करना उसे ध्यान रखना है, करने के बाद भूल ना जाना हमने किया क्या था। जो डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस। बताइए क्या चाहते हैं, कहाँ डिस्टर्ब करें? नीचे की ऊपर? डाउनवर्ड? ध्यान से सुनना। हमने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया। कैसा? हल्का सा। क्यों हल्का सा? डिस्टर्बेंस हल्का सा ही होता है। डिस्टर्बेंस अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गया मेरे लाल, आप समझ गए क्या होने वाला है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वाइब्रेशन नहीं होगा। पता लगा ये फ्लैट फैन का ब्लेड था, तुमने हल्का सा हिलाया तो यूं यूं किया, तुमने इतना हिला दिया तो ब्लेड ही टर्न कर गया, फिर तो सिस्टम प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा ना, फिर वाइब्रेशन कहाँ होगी? फिर तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा कहने का मतलब। इसलिए बोर्ड पे हम लोग डिस्टर्बेंस काफी बड़ा बड़ा बनाते हैं। क्यों बड़ा बड़ा बनाते हैं? आपको दिख जाए, बट होता वो बहुत बहुत छोटा छोटा होता है। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं बट होता वो बहुत छोटा छोटा है। तो हमने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करने के बाद इसको छोड़, क्योंकि हम इस सिस्टम के पार्ट नहीं थे। वी आर जस्ट दैट डिस्टर्बिंग एलिमेंट। भाई हम तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ना, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसको रिलीज किया। जैसे ही हमने ये सिस्टम रिलीज किया, समय स्टार्ट हुआ वहां से। क्योंकि देखो बेटा, सिस्टम उस मोमेंट पे मोशन में आएगा द मोमेंट यू रिलीज द सिस्टम। आपके हाथ से सिस्टम छूटा, मोमेंट स्टार्ट हुआ वहां से t इक्वल टू 0। अच्छा सिस्टम के साथ क्या हुआ? सिस्टम विल कम अंडर मोशन। और हम ये देखने जा रहे हैं मेराल कि एट अ जनरल मोमेंट टाइम t इक्वल टू t व्हाट इज हैपनिंग विद द सिस्टम। क्योंकि हमको जो सिस्टम की एनालिसिस करनी है मेरे लाल वो जनरल मोमेंट पे करनी है। क्योंकि t इक्वल टू 0 पे एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है। हमको जनरल एनालिसिस करनी है जब सिस्टम यहां से कितना दूर है, कुछ x। किस मोमेंट पे? at moment t equal to t, and I want to see how this x is changing as a function of time। क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक हम इसका बिहेवियर भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस तो दूर की बात है। अभी तो ये टू अर्ली स्टेज है, ये भी कहना कि वाइब्रेशन होना भी है या नहीं हो सकता ना। किसको मालूम है वाइब्रेशन होगा? हजारों सिस्टम ऐसे हैं जो अंडर डिस्टर्बेंस वाइब्रेट नहीं करते। अच्छा कई बार बच्चे बोलते भी सर आप एनालिसिस टाइम t इक्वल टू t पे क्यों कर रहे हैं? सर किसी पर्टिकुलर टाइम पे कर, ठीक है मैं कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बता दो किस समय करनी है, 10 सेकंड पे, 12 सेकंड पे कर लूंगा। लेकिन मेरे लाल उससे थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि समय आपका पूरा गुज जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो सिर्फ उसी समय वैलिड होंगे, 10 सेकंड पे। हम चाहते हैं कि ऐसी एनालिसिस हो मेरे लाल जिससे रिजल्ट जनरल खुल जाए। अब कोई चीज फंक्शन ऑफ टाइम खुल जाएगी तो सारे रिजल्ट खुल गए हर समय के। समय ठोको आंसर लो, समय ठोको आंसर लो, समय ठोको आंसर लो, समय ठोको आंसर लो, समय ठोको आंसर लो। भाई कल को वो बोलेगा सर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, वो बोलेगा 3 सेकंड के बाद इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो बोलेगा सर 5 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सब बता देंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कभी भी वाइब्रेशन में मैं एनालिसिस करूंगा जनरल मोमेंट पे करूंगा, स्पेशल मोमेंट पे कभी नहीं करूंगा। सरदार जी ये सिस्टम t इक्वल टू t पे रिलीज नहीं हुआ, ये सिस्टम रिलीज हुआ t इक्वल टू 0 पे, लेकिन हमारी एनालिसिस t इक्वल टू t पे होगी। क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे एनालिसिस नहीं करेंगे। वी विल एनालाइज द सिस्टम एट अ जनरल मोमेंट सो दैट जनरल रिजल्ट खुला तो हर रिजल्ट खुला। जनरल खुल गया ना तो मतलब समझ लो सब खुल गया, फिर तो कुछ नहीं बचा। इसलिए हमारी जो एनालिसिस होनी है वो जनरल मोमेंट पे होनी है। अच्छा मोशन की एनालिसिस करने के 2 तरीके हैं बेटा। एक है न्यूटन सेकंड लॉ जो हम लोग क्लास 8 से लगाते हुए आ रहे हैं। जहां मोशन हो रहा है न्यूटन लॉ ठोक दो, न्यूटन लॉ ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो, ठीक है ठोक देंगे। दूसरा तरीका है डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल, नाम सुने? हम दोनों पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन वादा करिए दोनों को मिक्स ना करिएगा,
क्योंकि दोनों अप्रोचेस बिल्कुल अलग हैं, वे ऑफ एप्लीकेशन इज टोटली डिफरेंट, लेकिन मजा मैडम दोनों का एक ही है, फाइनल रिजल्ट सेम। जो मनो आप वो लगा सकते हो, यहाँ मैंने आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, जो लगाओ तमीज से लगाओ, लेकिन दोनों अप्रोचेस को मिक्स मत करिएगा, क्योंकि दोनों अप्रोचेस का वे ऑफ एप्लीकेशन अलग है, लगाने का तरीका अलग है, रिजल्ट सेम। मैं आपको दोनों दिखा रहा हूं। तो हमने क्या किया, एट टाइम t इक्वल टू टी पे इस सिस्टम को उठाया और क्या इसका डाला, फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स लॉ लगाने जा रहा हूं। छेड़छाड़ कहाँ हुई थी, ऊपर की नीचे, डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। नीचे कितना फोर्स आ रहा है, ऊपर कितना फोर्स आएगा, एस एक्स प्लस एक्स आई। सोच रहा हूँ एक्स तो ये है, एक्स आई तो पहले भी आ चुका है, वो नहीं देखोगे। और आपको मालूम है एम जी किससे बैलेंस है, वो कैंसिल हो जाएंगे, गुजर गए। आज के बाद वादा है ना मैं एम जी बनाऊंगा, एस एक्स आई बनाऊंगा। एक बार दिखा दिया, क्योंकि आप हमारे पीछे पीछे भागते हुए बाहर आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं हमेशा, वो नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाऊंगा भाई। आज के बाद मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा छेड़छाड़ कहाँ हुई है, डाउनवर्ड, और ऊपर सिर्फ एक फोर्स आया है। देखिए बेटा, मेरा आपसे सभी ने निवेदन है कि जो फोर्सेज ऑलरेडी बैलेंस है उनको मत बनाए। हमें दर्द होता, पहले बनाए, लागी लाइन में काटे, जब कटे हुए तो बनाए क्यों, खाना अपनी लाइन क्यों बढ़ा रहे हो, जो फोर्सेज बैलेंस उसे क्यों बना रहे हो, जो एग्जिस्टिंग है वो बनाओ ना यार। एमजी और एसएक्सआई तो वैसे कैंसिल हो चुके हैं। हाँ, बहुत से ऐसे सिस्टम्स होते हैं मेरे लाल जहां पर एमजी एसएक्सआई क्रिएट नहीं करता, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एमजी का कोई इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता। हमारे ऐसे भी सिस्टम होते हैं, आगे दिखाऊंगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहां एमजी एसएक्सआई को बैलेंस नहीं कर रहा है, मतलब क्रिएट ही नहीं कर रहा है एसएक्सआई, वहां मैं एमजी बनाऊंगा। वहां तो बनाना मजबूरी हो जाएगी ना, कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सिस्टम को देख के लग रहा है कि एमजी क्रिएट कर रहा है क्या, एसएक्सआई, मैं कभी नहीं बनाऊंगा, ना एमजी ना एसएक्सआई। मैंने सिर्फ एक बार बना दिया मेरे लाल, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान होते हैं, सर वो नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, नहीं बनाऊंगा। जो चीज कैंसल्ड है, बाय टू प्लॉट इट। तो आज के बाद अगर मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि छेड़छाड़ हुई है नीचे, फोर्स सिर्फ एक आया ऊपर। आइए न्यूटन लॉ डालने जा रहे हैं, तो न्यूटन लॉ नीचे डालेंगे। न्यूटन लॉ विल बी एप्लीकेबल इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस। कितना फोर्स है नीचे, जीरो, माइनस ऊपर कितना फोर्स है, एस एक्स इक्वल टू मास इंटू तो एम ए प्लस एस एक्स इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आपकी आई। क्लियर हुआ न्यूटन लॉ, नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, यही लगाया हमने। ओके, आइए अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बोला माय डियर, फर्स्ट यू प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द एंटायर सिस्टम एट द मोमेंट टाइम टी इक्वल टू टी। तो एट द टाइम टी इक्वल टू टी हमने पूरा सिस्टम उठाया और क्या प्लॉट किया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो लोगों ने बना दिया कि सर छेड़छाड़ नीचे हुई है, एक फोर्स ऊपर एसएक्सआई। एमजी एसएक्सआई बैलेंस है ना, मैंने बोल दिया नहीं बनाऊंगा, यहाँ बैलेंस होंगे नहीं बनाऊंगा। डी एलम्बर्ट इज द गॉड ऑफ इनर्शिया फोर्स। देखिए प्रॉपर्टी इनर्शिया को इंट्रोड्यूस कराने वाला कौन था, न्यूटन। लेकिन इनर्शिया फोर्स को जो एक्सप्लेन किया वो किसने किया, द गॉड ऑफ इनर्शिया फोर्स। इन्होंने क्या बोला, इफ यू आर गोइंग टू ऐड ऑल द फोर्सेज अलोंग विद माई फोर्स मींस डी एलम्बर्ट फोर्स का नाम ही इनर्शिया फोर्स है, तो समझो उसका नाम ही कर दिया माई फोर्स। मैंने बताया अगर आप दुनिया के सारे फोर्सेज में हमारा फोर्स ऐड कर देंगे तो नेट समेशन टर्न आउट हो जाएगा जीरो। नेट समेशन जीरो हो जाएगा, यही इनका प्रिंसिपल है। मतलब एक बार दोबारा सुने, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, इफ यू आर गोइंग टू ऐड ऑल द फोर्सेज अलोंग विद माय फोर्स इनर्शिया फोर्स द नेट समेशन विल बी टर्न आउट टू बी। अच्छा, आपको तो मालूम है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, जो डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस के ऑपोजिट होगा। भाई इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस ना, जो हमारी डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस के ऑपोजिट होगा। हमने डिस्टर्ब कहां किया है, डाउनवर्ड, तो इसका मतलब इनर्शिया फोर्स हमारा कहां आएगा, अपवर्ड। कितना आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही होता है इनर्शिया फोर्स की वैल्यू, आपको मालूम है। और अगर आप दुनिया के सारे फोर्सेज में इनका फोर्स ऐड कर दें तो इसका नेट समेशन क्या हो जाएगा, ये डी एलम्बर्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, मुझे एक बात देखना, आप न्यूटन लॉ लगाओ या डी एलम्बर्ट कॉन्सेप्ट लगाओ, इक्वेशन इज, यही मैं बोल रहा था, सेम रिजल्ट आता। आप चेक करिए, इक्वेशन सेम बनी, दोनों अप्रोचेस अलग अलग हैं, लगाने का तरीका अलग अलग है, रिजल्ट सेम है। गॉट इट। तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन बनी वो बनी ma प्लस एस एक्स इक्वल टू जीरो। क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज एक्स डबल डॉट डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्लस एस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया एक्स डबल डॉट प्लस मास से डिवाइड करेंगे एस अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमारी बनी बच्चों इक्वेशन ऑफ नेचुरल क्या सिस्टम। अभी वाइब्रेशन मत बोलो, थोड़ा दर्द हो रहा है। अभी कहाँ अभी तो सोल्यूशन कहाँ मिला है, अभी तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। ये एक्स डबल डॉट का मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है,
अभी सोल्यूशन कहाँ मिला, हमें तो सोल्यूशन तक जाना है। जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक तो हम ये भी नहीं बता सकते कि वाइब्रेशन होना भी है। सिंपल सी बात है, अगर सोल्यूशन हार्मोनिक आ गया तो वाइब्रेशन है, अगर हार्मोनिक नहीं आया तो वाइब्रेशन नहीं। कैन आई से इट्स द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट हैविंग फर्स्ट ऑर्डर टर्म। फर्स्ट ऑर्डर टर्म नहीं है, एक्स डॉट का टर्म नहीं है, चेक करिए, बट हैविंग अ लीनियर टर्म, एक्स का टर्म है एंड राइट हैंड साइड इज 0। बच गए आप मेरे लाल, बच गए। राइट हैंड साइड 0 है, इसका सोल्यूशन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा नहीं इसमें। रीजन राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए आप बच गए। इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ CF है। वैसे सोल्यूशन क्या होता है, CF प्लस EI होगा नहीं ना, राइट हैंड साइड 0 है, इसका सोल्यूशन विल बी ओनली CF। और मजे की बात क्या है, इसका CF भी सिंपल है। व्हाई? बिकॉज इट इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट हैविंग फर्स्ट ऑर्डर टर्म। हाँ, इसमें फर्स्ट ऑर्डर टर्म नहीं है बट हैविंग अ लीनियर टर्म, इसलिए इसका CF भी सिंपल है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर टर्म इज मिसिंग। अगर हम लोग इसका CF लिखने की कोशिश करें कि इसका CF क्या होगा, लुक एट द पॉइंट केयरफुली, रिकॉल करिएगा। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों x इज इक्वल टू कैपिटल R साइन, आपका मन है तो आप कॉस भी लिख सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वेदर यू से साइन और वेदर यू से कॉस, नो प्रॉब्लम, दोनों सेम है। अंडर रूट ऑफ s अपॉन m इंटू टी प्लस 5। अच्छा बच्चों परेशान मत होना, इसमें दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हुए हैं, कैपिटल R और 5। ये क्या है? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। ये कैसे निकाले जाएंगे, बात की बात है कि इसको छोड़ दीजिए आप। जो सोल्यूशन हमें निकालना था वो निकल गया है। हाउ दिस x इज चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ, यही निकालना था। आप रिकॉल कर पा रहे हैं, इसका सोल्यूशन है। अगर नहीं कर पा रहे तो भी मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। इसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम माइनस साइन, यहाँ रखिए और उस x की वैल्यू को यहाँ रखिए और चेक कर लीजिए, एक लाइन में ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। कम से कम इतना तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है तो वो वैल्यू इसी की सोल्यूशन खत्म हो गई। अगर आपको डायरेक्ट रिकॉल नहीं हो रहा तो ऐसे रिकॉल कर लीजिए, मैं तो आपको हर तरीका बता रहा हूँ। हालांकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं लेकिन फिर भी बच्चे रिकॉल नहीं कर पाते, नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लें। जैसे ही लोगों ने सोल्यूशन इसका दिया, मैथमेटिशियंस ने, लोगों की आंखें खुल चुकी थी और सोल्यूशन में एक हार्मोनिक फंक्शन का नजर आ जाना साइन इस बात का क्लेम था कि एक वाइब्रेशन है। अब लोग इस बात पे क्लियर हो चुके थे कि जब ये मास छोड़ा जाएगा तो ये मीन के उधर भी जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सोल्यूशन में हार्मोनिक फंक्शन आया तो हार्मोनिक होता है टू एंड फ्रो पीरियोडिक, तो इसका मतलब ये टू एंड फ्रो पीरियोडिक होना, व्हिच इज कॉल्ड वाइब्रेशन, यही वाइब्रेशन। अब इन्होंने कंपेयर किया मेरे लाल इसको वेव इक्वेशन से, जो कभी हम लोग बचपन में पढ़ते थे, वेव इक्वेशन साइन ओमेगा टी, जो चीज टाइम के साथ आती थी वो ओमेगा, ओमेगा क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी। तो उसने देखा कि ये जो हार्मोनिक फंक्शन है उसमें टाइम के साथ क्या आ रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा। इट्स अ वाइब्रेशन विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट s बाई m एंड द यूनिट इज रेडियन पर सेकंड, इसलिए इसका सिंबल रखा गया ओमेगा n। इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। अगर हम इसको 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं बच्चों तो ये हमें मिलेगा Tn, जिसकी यूनिट होगी सेकंड्स टाइम पीरियड ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। और अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं ओमेगा n अपॉन 2 पाई 1 बाई टी, ये भी हमारी लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। अच्छा ध्यान रखना बच्चों, फ्रीक्वेंसी ये भी है, फ्रीक्वेंसी ये भी है नेचुरल वाइब्रेशन की, फर्क सिर्फ ये वो उसका एंगुलर फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म है। और फेमस ये नहीं होता, फेमस वो होता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है जिसने वो निकाल लिया ये तो निकल ही जाएगा डिवाइड बाय 2 पाई। जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछता है तो हम आंसर उस फॉर्म में करते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन में आप देख रहे हो कि वो हर्ट्ज में ही दे रहा है तो डिवाइड बाय 2 पाई कर देना। जिस समय ये वेव अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगी मेरे लाल, +1 या -1, उस समय मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? और किसी भी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? और इसका एम्पलीट्यूड एक कांस्टेंट था, क्योंकि यार हमारा क्या है, कांस्टेंट। और जिस वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है वो वेव कभी खत्म, अभी तो गैलीलियो ने बोला नेचुरल वाइब्रेशन कभी खत्म नहीं होती, और मेरा होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो खत्म करता तुम उसे 0 मान के चल रहे हो। जब एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं तो खत्म कैसे होगी? मतलब आप इस चीज को जस्टिफाई करेंगे, जो जिस बेस पे आप स्टडी कर रहे हो आपके रिजल्ट उस बेस को जस्टिफाई कर रहे हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। 50% पॉइंट्स ओपन हो चुके थे मेरे लाल यहां तक। मैथमेटिशियंस इस बात को समझ गए थे ये एक वाइब्रेशन है, किस फ्रीक्वेंसी पे है, क्या टाइम पीरियड है, सब क्लियर हो गया था। अब कमी थी जो सिर्फ एक वैल्यू, वो चाहते थे हम किसी भी मोमेंट पे ये भी बता दें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी आ गया है। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट आ गया हम डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी फॉर द डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन, लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी है कांस्टेंट r और क्योंकि जब तक कांस्टेंट नहीं निकलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। भाई मैं आपको बोल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन फंक्शन है y kx, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वैल्यू तो तभी निकलेगी जब कांस्टेंट के क्लियर होगा। पहली और आखिरी बार पूरे वाइब्रेशन में पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको कि कांस्टेंट कैसे निकाले जाते हैं। पहली बार आया, अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे तबीयत से।
क्योंकि इसके बाद अगर कहीं भी कांस्टेंट आएंगे तो मैं आपको सिंपल रेफर कर दूंगा जैसे वहां लिखा देते हैं। कांस्टेंट आपको नोन है कि अननोन है? अननोन है। तो नेचुरल सी बात है, कोई अननोन चीज निकालोगे तो नोन से ही निकालोगे, और आपके पास डेटा सिर्फ नोन है t इक्वल टू 0 के, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे सिस्टम आपने छोड़ा है, तो उसको कैसे छोड़ा है, क्या डिस्टर्बेंस दिया है, ये आपके पास नोन है। लेकिन मेरे लाल, एक बार सिस्टम आपके हाथ से छूट गया, उसके बाद किसी भी मोमेंट का डेटा आपके पास नहीं, आपके पास केवल डेटा है t इक्वल टू 0, वो भी लकीली बिकॉज t इक्वल टू 0 पे डिस्टर्बेंस आपने दिया था, इसलिए आपको मालूम आपने क्या, लेकिन वो भी डेटा आपके पास नहीं। तो वही एक ऐसा डेटा है जिससे हम ये कांस्टेंट निकाल सकते हैं, नहीं तो कांस्टेंट दुनिया में कोई ताकत नहीं निकाल पाएगी। एंड दे आर फाउंड बाय इनिशियल कंडीशन। और इस सिस्टम को डिस्टर्ब करने के बच्चों सिर्फ 3 तरीके, चौथा तरीका ही नहीं है, भूल जाओ, सिर्फ 3 तरीके। पहला तरीका कि टाइम t इक्वल टू 0 पे हम सिस्टम को कुछ डिस्प्लेस करेंगे, मतलब कुछ x की वैल्यू x0 देंगे। ये x0 आपको मालूम होगा क्योंकि किस मोमेंट पे है, t इक्वल टू 0 पे है ना, इसलिए नोन है आपको। और प्यार से छोड़ देंगे। प्यार जानते हैं आप लोग? प्यार जानते हैं क्या होता है? बिल्कुल प्यार ऐसे, मतलब जब छोड़ेंगे तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 होगी। x डॉट का मतलब वेलोसिटी, पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी है। प्यार भी देखिए क्या होता है, इसको हमने टाइम t इक्वल टू 0 पे हल्का सा डिस्टर्ब किया, x0 दिया और प्यार से छोड़ दिया। देखिए प्यार, मतलब जस्ट से मैं छोड़ा उस समय वेलोसिटी क्या थी? 0। क्या आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा। आप टाइम t को 0 डालो, यहाँ x को x0 डालो, अगले एक्सप्रेशन में टाइम t को 0 डालो, x डॉट को 0 डालो। कितनी इक्वेशंस होंगी आपके पास? 2। और सोच लो कांस्टेंट भी 2 ही हैं, r और ये 2 इक्वेशन आपके 2 कांस्टेंट निकाल देंगे। दूसरा तरीका, ये बच्चा कहता है सर हमारा छेड़छाड़ करने का अंदाज थोड़ा अलग है। ओके, ये कहता है सर हम टाइम t इक्वल टू 0 में सिस्टम को कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं देंगे, मतलब उसको मीन पे ही रखेंगे। x की वैल्यू क्या है? 0 का मतलब यही है, बट उसे घुमा के लात मारेंगे, इतनी तेज लात मारेंगे कि उसे सोचा भी नहीं होगा। मतलब x डॉट की वैल्यू उसने कुछ दे दी वेलोसिटी। अब ये कितनी वेलोसिटी दी है? टाइम t इक्वल टू 0 पे v0 ये आपके पास है। ये सेकंड वे है डिस्टर्बेंस। यू कैन कैलकुलेट r एंड phi। ये हमारे जग्गा भाई कहते हैं क्यों ना सर इन दोनों का मजा एक ही में लिया जाए, ये भी आदत होती है। ये कहते हैं सर मैं टाइम t इक्वल टू 0 पे एट टाइम t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट नहीं दूंगा x0 और उसको प्यार से नहीं छोड़ूंगा। मैं मान चुका हूं मेरी जिंदगी में प्यार नहीं, एक वेलोसिटी देके छोड़ूंगा, समथिंग लाइक दैट। ये हमने x0 दिया और छोड़ते समय प्यार से नहीं, पुश करके छोड़ो। ये सारे डेटा आपको नोन है क्योंकि किस समय के हैं? t इक्वल टू 0 के ना, इसलिए नोन है, बाकी कोई नोन नहीं है। बाकी तो सिस्टम छूट गया, अब क्या हो रहा तुम्हें क्या मालूम? ये तुमने दिया इसलिए नोन है। निकाल लोगे r phi? मैं गारंटी देता हूं कि आपने जो भी किया है, जिस तरह की भी छेड़छाड़ करी है, वो इन्हीं 3 में से कोई एक है। बच्चे बोलते हैं सर सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, इन्हीं 3 में से कोई एक। चेक कर लो, सिस्टम को तुमने जैसे भी डिस्टर्ब किया हो, आप यही पाओगे कि वो इन्हीं 3 में से कोई एक है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r and phi. And the moment these values are known to you, you can put it here, my dear. You will be getting directly x as a function of time. Further differentiation, velocity is a function of time. Further differentiation, acceleration is a function of time. तो इसका मजा ये है कि अब आप वाइब्रेशन तो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड तो खुले खुले। अब आप किसी भी मोमेंट पे x डॉट और x डबल डॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सिर्फ आपको टाइम रखना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। आपके सारे एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ यू होंगे। क्लियरिटी आई हल्का सा? फाइनली जो हमारी इक्वेशन ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन मिली, अब बोलिए आप नेचुरल वाइब्रेशन, मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सोल्यूशन आ चुका है, वाइब्रेशन है। क्या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकता हूँ x डबल डॉट प्लस एस बाई एम आपका ओमेगा एन स्क्वायर इनटू x इक्वल टू 0। ये बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशन है मेरे लाल। दुनिया के किसी भी नेचुरल वाइब्रेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कोई भी नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम को आइडिया हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये फॉर्म आपको ये बताता है कि अगर x डबल डॉट का कोएफिशिएंट 1 हो जाए तो जो भी चीज x के साथ आएगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होगी, लेकिन प्रोवाइडेड x डबल डॉट का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अभी आया लास्ट ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज। देखिए बोलते हैं प्रॉब्लम IES 2017 प्री एग्जामिनेशन क्वेश्चन था द नेचुरल वाइब्रेटिंग सिस्टम इक्वेशन इज 7x डबल डॉट प्लस 3x इक्वल टू 0। फाइंड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला काम, दोनों तरफ कोएफिशिएंट को हमें x डबल डॉट के कोएफिशिएंट को 1 करना है। 7 से डिवाइड कर दीजिए, x डबल डॉट प्लस 3/7 इंटू x इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। ओमेगा एन स्क्वायर क्या है? 3/7। व्हाट इज ओमेगा एन? अंडर रूट 3/7 रेडियन पर सेकंड। इज इट क्लियर? वाक्य से चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं। हम लोगों ने एक नेचुरल वाइब्रेटिंग सिस्टम की बेटा फ्रीक्वेंसी निकाली
अंडर द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस। और इस लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी आई उसका आंसर आया √s/f रेडियन पर सेकंड। मैं आपसे सिंपल पूछना चाहता हूं कि अगर यही नेचुरल वाइब्रेटिंग सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता तो क्या इसकी नेचुरल वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ mg का रोल कहीं भी SXI क्रिएट नहीं करता। और दूसरा मतलब ना तो mg से SXI आता, ना लाइन ऑफ मोशन में mg का कोई कंपोनेंट होता। वहां mg SXI क्रिएट कर रहा था तो कैंसिल हो गए, यहाँ mg SXI क्रिएट नहीं कर रहा है तो mg का खुद भी कंपोनेंट नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली जब तुम इसको हल्का सा डिस्टर्ब करोगे यहाँ से कितना x, किस मोमेंट की बात हो रही है? P इक्वल टू टी की, यस जनरल मोमेंट में बार बार बोल रहा हूँ, एनालिसिस जनरल मोमेंट की होगी। क्या मैं कह सकता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम में एक ही फोर्स होगा? क्योंकि mg SXI का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ थे तो कैंसिल हो गए, वहां मतलब ही नहीं। तो अल्टीमेटली जब फ्री बॉडी डायग्राम सेम है, डीएलएमबर्ट कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, इक्वेशन सेम बनेगी तो रिजल्ट इक्वेशन सेम, तो रिजल्ट सेम। कोई दुनिया कोई ताकत रिजल्ट नहीं इधर कर सकती। तो अल्टीमेटली इसकी भी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज √s/f रेडियन पर सेकंड। अच्छा थोड़ा सा सोचिए, अगर यही नेचुरल वाइब्रेटिंग सिस्टम एक इंक्लाइंड प्लेन पे होता थीटा के, क्या अब इसकी नेचुरल वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी में कोई थीटा का इफेक्ट होगा? आंसर है नो सर। ये कौन सी पोजीशन है? मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। डिस्टर्ब तो मैं बाद में करूंगा, पहले मीन और इक्विलिब्रियम में देख लो आप। क्या मैं कह सकता हूं mg का एक डाउन द इंक्लाइन कंपोनेंट होगा mg sin थीटा? इतने बच्चे बात को समझ सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन mg sin थीटा SXI क्रिएट करेगा, और जब क्रिएट करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। mg sin थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी मेरे लाल। तो अब द इंक्लाइन मेरे लाल एक ही फोर्स आएगा Sx, क्योंकि अगर आप mg sin थीटा बनाओगे तो मैं आप पे फोर्स कर दूंगा, SXI भी बनाओ, वो भी आ चुका है, और अल्टीमेटली वो दोनों कैंसिल्ड है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां mg SXI को बैलेंस कर रहा था, यहाँ mg sin थीटा SXI को बैलेंस कर रहा है, तो कैंसिल तो दोनों होने ही। तो फ्री बॉडी डायग्राम सेम आएगा, एक ही फोर्स आएगा, इक्वेशन सेम बनेगी, रिजल्ट भी सेम आएगा। इसका भी आंसर √s/f, कोई चेंज नहीं। इसका मतलब अगर आपका एक बेसिक स्प्रिंग मास सिस्टम वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड प्लेन पे होता थीटा के, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अलाउंग कर आप डिस्टर्ब कर रहे हो ना लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, √s/m ही रहती है।